हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर था 15, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हमने लास्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें कवर कर लिया था, और टैलेंट मैनेजमेंट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था, और कैसे टैलेंट को मैनेज किया जाए ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब इस यूनिट से कुछ टॉपिक्स और हैं, वो पढ़ते हैं हम। वो है बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अब टैलेंट को मैनेज करने का मतलब, जैसे कि एक एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है। अब उसके टैलेंट को हम मेंटेन करें, वो किस तरीके से होगा कि हम उससे वही काम कराएं जो उसका अच्छे से एफिशिएंसी हो जिसमें, और वो इफेक्टिवली उसको काम को कर सके, उससे उसका टैलेंट भी मैनेज रहेगा। तो अब इसके क्या फ़ायदे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैलेंट को मैनेज रखें तो उसका हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट आता है स्ट्रीमलाइंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जब टैलेंट को हम मैनेज करेंगे तो जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हो पाएगी, क्योंकि अगर हर पर्सन अपने वर्क में टैलेंटेड होगा तो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो स्मूथ हो पाएगा। फिर आता है स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन। जब हमारे स्टाफ, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, तो वो मैनेज रहेंगे, मतलब उनका जो टैलेंट है वो मैनेज रहेगा, तो इससे जो मार्केट में उस कंपनी की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर आता है इन्हेंस क्लियरिटी एंड कम्युनिकेशन। जब एक पर्सन टैलेंटेड है, उस पे लीडरशिप स्किल्स हैं उसके पास, तो वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अच्छे से गाइड कर पाएगा, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, उनको क्लैरिटी दे पाएगा अपने वर्क में। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब इन्हेंस हो जाती है। फिर आता है रिटेन्स टॉप एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं, जब हम उनके टैलेंट को मैनेज करेंगे वो भी सेटिस्फाई रहेंगे, वो अपना वर्क को अच्छे से कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, रिटेन रहेंगे, जो भी हमारे टॉप एम्प्लॉयज़ हैं। फिर आता है सपोर्ट स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टैलेंटेड होंगे, और तो वो हमारे जो हैं डिसीज़न मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और स्मार्ट वेज देंगे, स्मार्ट ओपिनियन देंगे अपने डिसीज़न मेकिंग के लिए। फिर आता है सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। जब उनके पास ऑलरेडी टैलेंट होगा, एम्प्लॉयज़ के पास, हम उनको मेंटेन करेंगे तो उन पे हमें टाइम और अपना रिसोर्सेज खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है, टैलेंटेड है, उनके पास नॉलेज है, स्किल है। बट अगर कोई अनट्रेंड या फिर अनटैलेंटेड पर्सन होगा तो उसको उस पर हमें टाइम भी अपना लगाना होगा, और साथ साथ अपने रिसोर्सेज भी उस पर इन्वेस्ट करने होंगे। फिर आता है प्रॉपर वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। इससे हम प्रिपेयर कर पाएंगे एक प्रॉपर वर्कफोर्स को, जो कि फ्यूचर के चैलेंजेस जो हैं उनसे ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर आता है बूस्ट मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ का जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगी, एम्प्लॉयज़ के लिए उनका टैलेंट को मैनेज करेगी, उनको स्किल्स प्रोवाइड करेगी, तो जो उनका मोरल है, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बूस्ट हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अब टैलेंट मैनेजमेंट के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि भाई हमने बेनिफिट तो पढ़ लिया, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट को मैनेज करना, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो पहला आता है हाई कॉस्ट एंड रिसोर्स इंसेंटिव। इसका मतलब है, जब हम टैलेंट को मैनेज करते हैं तो हमें उन्हें अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देनी होती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, उन्हें वो वर्क देना होता है जिससे वो मतलब अपने टैलेंट को अच्छे से, अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर सके। तो इसके लिए जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगती है, और रिसोर्सेज भी इसमें यूज़ होते हैं काफ़ी सारे। फिर आता है नॉट सुटेबल फॉर कंपनीज विद मैनी पार्ट टाइम और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। अब जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, अब उनके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम उनको कितने टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो पार्ट टाइम ही, उनका जो एम है वो पार्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर काम कर रहे हैं हम उनके टैलेंट को नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे जो है कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो ये उन कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है जो कि पार्ट टाइम और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं।
फिर आता है डिफ़िकल्टीज़ इन क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन। अब किसी डिपार्टमेंट में अलग टैलेंट चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में अलग चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब सब में अलग अलग टैलेंटेड पर्सन होंगे, तो इसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि हम सबको एक तरीके से एक गोल पे कैसे ला पाए। तो सब डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम उनको एक तरीके से डिफ़िकल्टी हो सकती है हम क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन में। फिर आता है पोटेंशियल फ्रिक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। अब जब टैलेंट को मैनेज करते हैं तो इसके अंदर एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में, किसके, एम्प्लॉयज़ के और सब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो है एक तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हम टैलेंट को मैनेज करें। क्या पता वो एम्प्लॉयज़ ना समझ पाएँ कि उनको ऐसे क्यों किया जा रहा है, उनका टैलेंट मतलब उनको कंपनी में क्यों रिटेन किया जाता है। क्या पता वो ऐसा हो कि वो टैलेंट का अच्छे से उनको मैनेज करे कंपनी, बट वो फिर भी लीव कर दे कंपनी को। तो ये इस तरीके के जो है फिक्शंस मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में हो सकते हैं। फिर आता है रिस्क ऑफ मिसट्रस्ट ड्यू टू द पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी ये पॉलिसी जिसमें हमें टैलेंट को मैनेज करना है, तो इससे जो है मिसट्रस्ट हो सकता है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने मैनेजर पे, अपने मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास नहीं करेंगे, और साथ साथ इस चीज़ का भी रिस्क है कि वो मिसट्रस्ट हो जाए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीसेंट ट्रेंड्स। अब रीसेंट ट्रेंड्स कौन से हैं जिसमें टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, ये रियल हमारे वर्ल्ड के एग्जांपल्स हैं, जो कि अब असली में ये तो बुकिश नॉलेज थी सारी, थ्योरेटिकल पार्ट था, बट यहाँ पर अब प्रैक्टिकल, अब ये असली में चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है, टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, हम उसमें रीसेंट ट्रेंड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है बिजनेसेस फेस कंटिन्यूअस चेंज एंड अनसर्टेनिटी। अब रिसेंट ट्रेंड क्या है कि बिजनेसेस जो हैं वो फेस करते हैं जो कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं और अनसर्टेनिटी भी रहती है। पता नहीं होता कि फ्यूचर में कौन सी डेवलपमेंट होगी या क्या चेंजेस, क्या पॉलिसीज चेंज होंगी गवर्नमेंट की, तो उसके लिए बिजनेसेस कंटिन्यूअस चेंजेस फेस करते हैं। फिर आता है नीड फॉर सिस्टम्स टू एफिशिएंटली मैनेज टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो असली में तो ये तो बुकिश नॉलेज है कि हमें टैलेंट को मैनेज करना है, वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या उसके फ़ायदे हैं, ये तो हमने सबने पढ़ लिया, बट अब उसके लिए एक सिस्टम भी तो ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसके टैलेंट को अच्छे से पहचान सकें, उसको मैनेज कर सकें अच्छे से, और अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में रिटेन कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में लंबे समय तक के लिए रोक के रख सकें। फिर आता है उनका टैलेंट को अच्छे से यूज़ करें और उनको टैलेंट को समझें, ताकि हम उनके अच्छे से उनको टैलेंट को मैनेज कर पाएँ। तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होगा। ये हमारा रीसेंट ट्रेंड है, मतलब हमें अभी जो रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम की है, जिसके अंदर हम टैलेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सिस्टम चाहिए होगा। फिर आता है CEO एंड लीडरशिप टीम इंक्रीजिंगली फोकस ऑन टैलेंट मैनेजमेंट। जो CEO है और जो लीडरशिप टीम्स हैं, जो मतलब एक तरीके से कंपनी के जो हेड हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना फोकस टूवर्ड्स द टैलेंट मैनेजमेंट। ये टैलेंट मैनेजमेंट हमने अभी तो बुक में पढ़ लिया, बट जो रियल में अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे CEO हैं और जो के जो लीडरशिप टीम है, वो अभी अपना फोकस इस पे करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि ये टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर आता है टैलेंट मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब जो टैलेंट को मैनेज करना, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है, ये उन पर्सन के हाथ में। अगर वो टैलेंट को मैनेज करने के लिए कोई पॉलिसी स्टेप्स लेते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को ही मतलब वो फॉलो करने होंगे। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड, मतलब एक मिला हुआ जिसमें सपोर्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर का भी उसके अंदर सपोर्ट होना चाहिए, तभी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर सपोर्ट होगा, तभी हम इस टैलेंट को मैनेज कर पाएंगे। हमारे ये जो है रिसेंटली हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर है 16 इमर्जिंग हॉरिजन्स। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हमने समझा था कि इसमें एक स्ट्रैटेजिक ये प्रोसेस होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होता है। स्ट्रैटेजिक प्रोसेस का मतलब है जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स कंपनी में चाहिए उनको रिक्रूट करते हैं, उनकी हायरिंग करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग करते हैं और फिर उनको पे करते हैं, फिर उनको रिटेन करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन कैपिटल नीड है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रोल कौन कौन से हैं जो कि अब जॉब अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं। यह है की इमर्जिंग रोल्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट आता है वर्क फ्रॉम होम मैनेजर। एक इसके अंदर रोल है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम मैनेजर। इसमें क्या होता है कि इंश्योर करती है कंपनी की पॉलिसीज़, प्रोसीजर, टूल्स को सपोर्ट करती है एम्प्लॉय के जो सपोर्ट रिमोट एम्प्लॉयज़, मतलब जो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं तो उन लोगों को कंपनीज़ की पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर है, टूल्स है, वो सब सपोर्ट करती है। फिर आता है इसके अंदर ये होता है, फिर बिल्ड करती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एनकरेजमेंट फॉर रिमोट वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि कंपनी ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ घर से काम करें और कंपनी के लिए, मतलब कंपनी में एंगेज रहें, साथ साथ अच्छे से काम कर पाएँ और अपनी कंपनी को, मतलब अपना जो वर्क है वो ऐसे करें कि वो कंपनी को अपना समझ के करें काम। फिर कंपनी की पॉलिसीज सही रहें, प्रोसीजर, टूल्स वगैरह जो है उन एम्प्लॉयज़ के लिए सही रहें। तो इसके लिए एक रोल है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम मैनेजर। फिर आता है ह्यूमन बायस ऑफिसर। ह्यूमन बायस ऑफिसर में क्या होता है, इसके अंदर वर्क जो होता है टू रिड्यूस बायस इन द ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन में। इसमें इसका मतलब है कि ये जो ह्यूमन बायस ऑफिसर है ये एक तरीके का एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि एक ऐसा ऑफिसर है जो कि रिड्यूस करता है वर्क में बायसनेस, जो कि एचआर के सारे प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें कोई भी वर्क में जो बायसनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, रिक्रूटमेंट में, रिटेंशन में। तो उस चीज़ के लिए ऑफिसर को रखा जाता है। फिर आता है ये प्रमोट करता है कि फेयर रहे, सब एथिक्स के हों, सब जेंडर के लोग हों, उसके अलावा हमारी हर एज क्राइटेरिया के लोग हों और काफ़ी सारे, मतलब उसमें डाइवर्सिटी ट्राई करता है, वो बायसनेस नहीं करता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटेजिक डायरेक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस कंटिन्यूटी। स्ट्रैटेजिक एक डायरेक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, जिसमें जो एचआर जो होता है ये मैनेज करता है एचआर के रिस्पॉन्सेज टू क्राइसिस एंड कोलैबोरेट। जब टॉप जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे इंश्योर करता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी मिल सके। तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्टर का रोल क्या है कि बिज़नेस जो है, ह्यूमन रिसोर्स का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूस चलता रहे। जो ह्यूमन रिसोर्स से कोई भी कोलैबोरेट करना है, टॉप मैनेजर से, टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे कोई भी कांटेक्ट करना है, कोलैबोरेशन करना है, तो ये डायरेक्टर उनसे कनेक्ट करता है और साथ साथ ये इंश्योर करता है कि वर्क प्लेस पे जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ सेफ्टी रहे। फिर आता है काउंसलर फॉर द वर्चुअल रियलिटी इमर्जन। इसका मतलब होता है ये यूज़ करता है VR फॉर इमर्सिव ट्रेनिंग, जिसमें ऑनबोर्डिंग, अपस्किलिंग एंड सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं। काउंसलर होता है जो वर्चुअल रियलिटी की तरफ वर्क करता है, जिसके अंदर वो ये कोशिश करता है कि लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाए, अच्छे से उनके स्किल्स इंक्रीज़ हो पाएँ और उनको सेफ्टी ड्रिल्स, मतलब वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स उनको बताए जाएँ। तो ये काउंसलर फॉर वर्चुअल रियलिटी इमर्जन में आता है। फिर आता है HR डाटा डिटेक्टिव। HR का जो डाटा डिटेक्टिव ये एक जो पर्सन है, ये क्या रोल प्ले करता है, ये एनालाइज करता है
जो एचआर के जो डाटा सोर्सेज हैं, मल्टीपल डाटा सोर्सेज, जहाँ से भी ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहे हैं उनका जो भी डाटा है वो सबको अलग अलग एंगल से एनालाइज करता है और एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है और बिजनेस का जो आउटकम है उस चीज़ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है ये एचआर डाटा डिटेक्टिव। इसका काम यही है कि डाटा को एनालाइज करना, जो भी एचआर से रिलेटेड डाटा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाना और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस साथ साथ बिजनेस के आउटकम्स को भी इम्प्रूव करना। फिर आता है ह्यूमन मशीन टीमिंग मैनेजर। इसका मतलब है कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका ये काम है कि ये ह्यूमन को और मशीन को कि टीम बना के वर्क करवाता है और उनको मैनेज करता है। तो इसमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम कोलैबोरेशन करें ह्यूमन की और साथ साथ मशीन की। ये नहीं कि सारा काम सिर्फ ह्यूमंस कर रहे हैं और ये नहीं कि सारा काम सिर्फ मशीन्स कर रही हैं। तो ये मैनेजर ये ट्राई करता है कि ह्यूमन भी और साथ साथ मशीन जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है उस चीज़ को ये कोलैबोरेट कर सके और अच्छे से ह्यूमन जो है वो अच्छे से अपने जो स्किल्स का यूज़ करके उस मशीन को ऑपरेट कर सके। फिर आता है चैटबॉट कोच। इसका काम ये होता है कि ट्रेन करता है चैटबॉट्स को, हैंडल करता है रूटीन के जो रिक्रूटमेंट टास्क हैं, जो एचआर स्टाफ है उनको स्ट्रैटेजिक वर्क से फ्री करता है। इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट के जो रूटीन हैंडल मतलब जो टास्क है उन चीज़ों को ये हैंडल करता है ये चैटबॉट कोच। फिर है रिडंडेंट मैन पावर। रिडंडेंट मैन पावर का मतलब क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आपका कोई डाउट है या कोई भी फीडबैक है मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको ज़रूर उनको ध्यान रखूँगी। थैंक यू।